राजेश की मुंबई रेलवे स्टेशन के पास एक छोटी सी वड़ा पाव की दुकान थी, जहां पर वो आने जाने वाले यात्रियों को बढ़िया मसालेदार वड़ा पाव बनाकर बेचता था। ग्राहक हमेशा राजेश के मशहूर वड़ा पाव की तारीफ करते थे और जो भी ग्राहक एक बार राजेश से वड़ा पाव खाता तो वो वापस दोबारा जरूर खाने आता। कुछ भी कहो राजेश भैया, तुम्हारे वड़ा पाव में और इसकी चटनी में अलग ही स्वाद है। मुंबई का स्पेशल वड़ा पाव सिर्फ तुम्हारे ठेले पर ही मिलता है, इसीलिए जब भी मैं मुंबई आता हूँ तो सबसे पहले तुम्हारे ठेले पर ही आता हूँ। शुक्रिया साहब, आप लोगों के इसी स्नेह के कारण मुझे इस काम को करने में बहुत खुशी मिलती है। ये लीजिए आपका वड़ा पाव। ऐसे ही राजेश मेहनत से कई सालों से मुंबई में वड़ा पाव बेचता आ रहा था। एक दिन राजेश की दुकान के सामने वाली सड़क पर एक वड़ा पाव का ठेला लगाने लगा। उसका मालिक रवि, जो हाल ही में पुणे से मुंबई आया था, उसके ठेले पर लिखा था रवि का वड़ा पाव, पुणे का स्वाद। चुनौती, यदि आप 10 मिनट में हमारे 2 वड़ा पाव खा सकते हैं तो आपको 1 वड़ा पाव मुफ्त मिलेगा। राजेश ने देखा कि रवि की इस तरह की चुनौती को लोग स्वीकार कर रहे हैं और इसी वजह से ज्यादा ग्राहक उसके ठेले पर आने लगे हैं। वहीं राजेश के मन में रवि के लिए ईर्ष्या पनपने लगी। ये तूने ठीक नहीं किया रे, ये इस तरह से बिल्कुल बेकार वड़ा पाव खिलाकर तूने मेरे सारे ग्राहक हड़प लिए। और ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, बहुत जल्दी मैं तुझे यहाँ से हटा दूंगा, क्योंकि मुंबई का वड़ा पाव स्टेशन के पास सिर्फ राजेश ही बेच सकता है। उसके ग्राहक कोई दूसरे ठेले का वड़ा पाव नहीं खा सकते। ये तू मेरी वार्निंग समझ ले रे। अब ये तो गलत बात है भैया, हर किसी को काम करने का हक होता है। अब जरूरी थोड़ी है कि तुमने ठेला लगाया तो मैं नहीं लगा सकता। मैं पुणे में वड़ा पाव ही बेचता था, अब यहाँ मुंबई आ गया हूँ तो वही काम करूंगा ना जो मैं इतने सालों से करता आ रहा हूँ। बाकी मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी, अभी मेरे काम का समय है, ग्राहक आने ही वाले हैं। रे तो मुझे भी तेरे ठेले पर खड़े होने का कोई शौक नहीं है, समझा? मैं भी अपनी दुकान छोड़कर आया हूँ। राजेश गुस्से में अपनी दुकान पर वापस आ जाता है और ग्राहक के लिए वड़ा पाव बनाने लगता है। अपने काम से ज्यादा दूसरे के काम पर ध्यान देना कहीं न कहीं अपने लिए गलत साबित हो जाता है। रवि के प्रति ईर्ष्या धीरे धीरे राजेश पर हावी होने लगी। क्या हुआ राजेश भाई, है? वड़ा पाव में इतना नमक? पहले तो आज तक तुम्हारे वड़ा पाव में न नमक कम हुआ न ही तेज, हमेशा बढ़िया बराबर का नमक रहता था। ये वड़ा पाव तो खाया भी नहीं जा रहा है, बिल्कुल बेकार है। मैं तो इसका 1 रुपया भी नहीं दूंगा। चलो भैया, वो सामने रवि के ठेले से खाते हैं। सुना है 10 मिनट में 1 वड़ा पाव खा लो तो 1 वड़ा पाव मुफ्त में मिलता है। फिर तो सही है, एक के साथ 1 फ्री वड़ा पाव। चलो चलो हम भी चलते हैं। राजेश गुस्से में भर जाता है। अब उसने सोच लिया था कि वो रवि का काम खराब करके ही रहेगा। एक दिन रवि जब अपने ठेले पर पहुंचा तो कुछ बदमाश उसके ठेले पर आए और लाठी और डंडों से उसके पूरे ठेले को भी तोड़ दिया और रवि को जख्मी कर दिया। रवि अपने आप को संभाल पाता, कुछ समझता उससे पहले वो बदमाश उसे मारकर वहां से भाग गए। रवि सड़क पर लहूलुहान पड़ा था। कुछ लोग रवि को उठाकर अस्पताल ले गए। आपको किसी पर शक है? किसी से कोई दुश्मनी? इंस्पेक्टर, मेरी तो किसी से भी दुश्मनी नहीं है। मैं तो मुंबई शहर में नया आया हूँ और मुझे शक भी किसी पर नहीं है। पता ही नहीं वो बदमाश कौन थे और उन्हें मेरे से क्या चाहिए था। मेरे से उनकी क्या दुश्मनी थी जो उन्होंने ये सब किया। कोई बात नहीं, हम बदमाशों की तलाश कर रहे हैं। जैसे उनका कुछ पता चलेगा ना, हम आपको बता देंगे। अपना ख्याल रखना भी, ठीक है? इंस्पेक्टर रवि का बयान लेकर चला जाता है। तभी रवि की पत्नी उससे बोली, मुझे तो ये सब राजेश का किया धरा लगता है। जरूर उसने ही आपके साथ ये सब किया है। हो ना हो इस सब के पीछे राजेश का ही हाथ है। रमा, जब तक सबूत नहीं मिल जाते हम राजेश पर ऐसे उंगली नहीं उठा सकते। मुझे दुख तो इस बात का है कि मेरा सारा ठेला टूट गया, सब कुछ खराब हो गया। अब मैं फिर से ठेला लगाने के लिए कहाँ से पैसे लाऊंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। वड़ा पाव का ठेला लगाने के लिए मैंने अपना सब कुछ बेच दिया था। घर का खर्चा कैसे चलेगा, सब कैसे होगा? मुझे फिर से शुरुआत करनी होगी। अगले दिन रवि को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है और वो घर आ जाता है। राजेश मन ही मन बहुत खुश था कि उसने रवि का काम बंद करवा ही दिया। रवि का काम बंद हुए 15 दिन बीत चुके थे। अच्छा वाह, मैंने रवि का काम बंद करवा दिया। पिछले 15 दिन से घर पर ही बैठा है और मेरी अच्छी कमाई हो रही है। बड़ा आया था मेरा काम खराब करने। सुनो जी, डॉक्टर के पास जाने का समय हो रहा है। तुम पहले ही बहुत देर कर चुके हो और ये मन ही मन क्या बातें कर रहे हो? अरे शीला, अब तुम्हें डॉक्टर के पास भी जाना था। मुझे तो जरूरी काम से बाजार जाना है। एक काम करो, डॉक्टर के पास तुम होकर आओ। अगर मैं बाजार नहीं गया तो मेरा जरूरी काम रह जाएगा और डॉक्टर के पास तुम्हें समय लगेगा, ये बात तो मैं अच्छे से जानता हूँ। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। पहले बताते तो मैं थोड़ा जल्दी निकल जाती। राजेश की पत्नी शीला मां बनने वाली थी।
वो डॉक्टर के पास जाती है। वो जैसे ही सड़क पार करने लगती है, उसके सामने एक ऑटो आ जाता है। शीला बहुत जोर से गिरती है। ऑटो वाला घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। रवि डॉक्टर को दिखाने के लिए अस्पताल ही जा रहा था। वो जैसे ही शीला को जमीन पर गिरते हुए देखता है, वो उसके पास आता है। भैया भैया, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, मुझे डॉक्टर के पास जल्दी ले चलो भैया। अब घबराओ नहीं बहन, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। मैं अभी डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, चिंता मत करो। रवि बड़ी मुश्किल से शीला को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। समय पर शीला को इलाज मिल जाता है। वो और उसका बच्चा सेफ थे। अब तक राजेश भी अस्पताल पहुंच चुका था। भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप समय पर मुझे हॉस्पिटल ले आए। सुनिए, आपको पता है इन्होंने मुझे बताया कि ये भी स्टेशन के पास वड़ा पाव का ठेला लगाते थे, पर किसी ने इनके साथ बहुत गलत किया। इनको पीटने के लिए गुंडों को भेज दिया। गुंडों ने इनके ठेले को तोड़ा, इन्हें मारा पीटा। बेचारे कितने अच्छे स्वभाव के हैं, और देखो किसी ने बिना बात की इनसे दुश्मनी निकाल ली। पता नहीं दुनिया में लोग किसी से इतनी ईर्ष्या क्यों करते हैं। कितना अच्छा स्वभाव है इन भैया का। अपनी पत्नी की बात सुनकर राजेश शर्म से अपनी नजरें झुका लेता है। रवि उस समय कुछ नहीं बोलता। रवि और राजेश कुछ देर बाद अस्पताल से बाहर आ जाते हैं। मुझे माफ कर दो रवि, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ईर्ष्या में आकर मैं अंधा हो गया था। तुम्हारा जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मैं करूंगा। तुमने मेरी पत्नी की इतनी मदद की, और एक मैं हूं जिसने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। राजेश भैया, मैं ये जानता ही नहीं था कि शीला भाभी आपकी पत्नी है। उनकी जगह कोई और औरत परेशानी में होती तो मैं उनकी भी वैसे ही मदद करता जैसे शीला भाभी की है। बाकी रही बात मेरे काम की, तो मैंने पैसों का जुगाड़ कर लिया है। मैं कुछ ही दिनों में दूसरी जगह वड़ा पाव का ठेला लगा लूंगा। पर मेरी आपसे एक विनती है, कभी भी जीवन में किसी से भी ईर्ष्या मत करना, क्योंकि ईर्ष्या मनुष्य का चरित्र और जीवन सब बर्बाद कर देती है। अच्छा, मैं चलता हूँ, अपना और भाभी जी का ख्याल रखना। रवि वहां से चला जाता है। बहुत देर तक राजेश रवि को दूर तक जाते हुए देखता रहा और अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया। पर उसे हमेशा यही पछतावा रहा कि उसने रवि के साथ जो भी किया वो बहुत गलत था। सीता और गीता नाम की दो जुड़वा अनाथ बहनें अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। सीता गीता के माता पिता नहीं थे। बचपन में ही वे दोनों गुजर गए थे। तब से सीता गीता अपने चाचा चाची के साथ ही रहने लगी। पर उन बेचारी अनाथ बच्चियों की चाची चंचला बहुत ही बुरी थी। वो उन दोनों को बिल्कुल नौकरानियों की तरह ही रखती थी। कहाँ रह गई दोनों? कितनी देर की बाजार से सामान लेने गई हुई हो, अब आ रही हो? चाची, रास्ते में तेज बारिश हो गई थी, इसलिए देर हो गई। ये चीनी गीली कैसे हुई? जरूर बारिश में थैली भिगोई होगी। चाची, राशन वाले भैया ने जो चीनी की थैली दी थी ना, वो फटी हुई थी, हमें पता नहीं चला, तभी चीनी में पानी चला गया। हमें माफ कर दो चाची। आज तुम दोनों की खैर नहीं, तुमने इतना नुकसान कर दिया। तुम्हारे माँ बाप हमारी छाती पर मूंग दलने के लिए तुम्हें दुनिया में छोड़ गए, खुद तो ऊपर चले गए और हमारे लिए मुसीबत छोड़ गए। चंचला, तुम्हें शर्म नहीं आती? बेचारी बच्चियों के साथ इतना बुरा व्यवहार करती हो। थोड़ा भगवान से तो डरो। अब तुम क्या चाहते हो? मैं मायके चली जाऊं? एक बार चली गई ना तो लौट कर नहीं आऊंगी, फिर ढूंढते रहना दूसरी। चंचला सीता गीता पर हमेशा ही हाथ उठाती रहती थी, जिस कारण वे दोनों बच्चियां रात के अंधेरे में सुबक सुबक कर रोती थी। एक रात दोनों ने घर छोड़ने का विचार किया। गीता, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, चाची बहुत मारती है। हाँ सीता, तू ठीक कह रही है, हम कहीं दूर चले जाएंगे। सीता और गीता रात के अंधेरे में घर से निकल गई और चलते चलते एक पेड़ के पास रुक गई और उसी पेड़ के चबूतरे पर सो गई। अगली सुबह उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा सड़क पर लोग गुजर रहे हैं। बहुत से ठेले वाले वहां पर खड़े हैं। सीता, बहुत भूख लगी है, चल हम कुछ खाते हैं। पर गीता, हमारे पास पैसे नहीं है, बिना पैसों के हमें कोई भी खाने को कुछ नहीं देगा। एक बार पूछते हैं ना, शायद कोई दे दे। ठीक है, चला। भैया, आपके ठेले से कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। तुम दोनों के पास पैसे हैं? अरे देखो देखो, दोनों बहनें एक शक्ल की हैं, लगता है जुड़वा है। हाँ बिल्कुल, और लगता है दोनों अनाथ हैं। भैया, पैसे तो हमारे पास नहीं है। तो मुफ्त में तुम्हें क्या मिलेगा? पैसे लाओ तभी कुछ खाने को मिलेगा। ठेले वाला अभी दोनों को डांट ही रहा था कि तभी एक व्यक्ति वहां आता है। भीमा, इन बच्चियों को
एक एक पराठा बना कर दे, मैं पैसे दे दूंगा। शुक्रिया अंकल। तुम दोनों कौन हो बेटा? अंकल मेरा नाम सीता है और ये मेरी छोटी बहन गीता। हमारी चाची हमें बहुत मारती थी, इसलिए हमने घर छोड़ दिया। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं बच्चों? हमारे माँ बापू नहीं है अंकल, हम बचपन से ही अपने चाचा चाची के साथ रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बात है। अच्छा भीमा, तेरे पास अभी नूडल्स के कितने पैकेट बचे हैं? 20 पैकेट और दे जाओ। बच्चों आओ, तुम मेरे साथ ऑटो रिक्शा में बैठ जाओ। ऐसे अकेले घूमना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है बेटा। सीता और गीता उस व्यक्ति के साथ ऑटो में बैठ जाती हैं। उस व्यक्ति का नाम राजेश था। वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर घर पर नूडल्स बनाने का काम करता था और नूडल्स के पैकेट बाजार में ठेले और रेस्टोरेंट वालों को सप्लाई करता था। सीता और गीता राजेश के साथ बातें कर रही थी, तभी राजेश के सीने में दर्द उठने लगा। क्या हुआ अंकल, आप ठीक तो हो? लगता है इनके दिल में दर्द उठा है, हमें इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो चलो अंकल, जल्दी से इन अंकल को हॉस्पिटल ले चलो। सीता गीता ऑटो वाले के साथ राजेश को हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। ऑटो वाला राजेश को जानता था। वो राजेश की पत्नी को फोन करता है। वो भी तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है। कुछ घंटों के बाद राजेश को होश आता है। राजेश को डॉक्टर हार्ट में दिक्कत बताते हैं। राजेश सीता और गीता को पत्नी से मिलवाता है। अब कैसा लग रहा है जी? मैं ठीक हूँ संध्या, चिंता मत करो। ये सब तो जीवन में चलता ही रहता है। बाकी इन बच्चियों से मिलो, ये सीता गीता है। इधर आओ बेटा। ये दोनों बच्चियां तो देखने में बिल्कुल एक सी शक्ल की हैं। तुम दोनों जुड़वा हो? जी आंटी, मेरा नाम सीता है और ये गीता। अगले दिन डॉक्टर राजेश को छुट्टी दे देते हैं, पर पूरा आराम करने के लिए कहते हैं। राजेश को अपने काम की चिंता थी। वो परेशान था कि काम कैसे होगा। संध्या, माल बनाना, ले जाना, सब दुकानों पर डिलीवरी करना, ये सारे काम कैसे होंगे? सुनो, आपकी तबीयत पहले जरूरी है। पहले ठीक हो जाओ, तब तक हम जैसे तैसे गुजारा कर ही लेंगे। अंकल आप चिंता मत करो, हम आंटी के साथ हैं, हम आपके काम को रुकने नहीं देंगे। सीता बिल्कुल ठीक कह रही है। अंकल आप आराम करो, हम आंटी के साथ आपके नूडल्स के ऑर्डर को पूरा करेंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। संध्या नूडल्स बनाती और संध्या सीता और गीता के साथ दुकानों और ठेलों पर नूडल्स के ऑर्डर डिलीवर करने के लिए जाने लगी। एक दिन सीता संध्या से बोली, आंटी जब हम नूडल्स के पैकेट तैयार कर सकते हैं तो क्यों ना हम अपना ही नूडल्स का एक स्टॉल खोलें। इससे कमाई ज्यादा होगी और हमारे खुद के बनाए हुए तरह तरह के नूडल्स बेचकर अच्छी कमाई कर सकते हैं हम। ये आइडिया तो हमारे दिमाग में कभी आया ही नहीं। क्या तो तुम ठीक रही हो राजेश, मैं सोच रही हूँ सीता और गीता ठीक कह रही हैं। हम खुद के नूडल्स का स्टॉल खोलते हैं ना, शायद हमारी कमाई अच्छी हो जाए। ठीक है संध्या, पर बहुत मेहनत लगेगी। तुम्हें सुबह उठकर सारी तैयारी करनी पड़ेगी। स्टॉल पर सारा दिन खड़े होकर नूडल्स बेचने होंगे। क्या तुम ये कर पाओगी? मुझे बस आपका साथ चाहिए, और फिर मेरे साथ सीता और गीता जैसी इतनी प्यारी प्यारी बच्चियां भी तो हैं। और फिर संध्या ने सीता और गीता के साथ मिलकर अपने ही बनाए नूडल्स को तैयार करके बेचने के लिए एक स्टॉल किराए पर ले लिया। सीता और गीता जुड़वा बहनें थीं। लोग जब उन दोनों को स्टॉल पर संध्या के साथ नूडल्स बनाते देखते तो आश्चर्यचकित होते और वो स्पेशली उनके स्टॉल पर नूडल्स खाने जरूर आते। धीरे धीरे ग्राहक उनके स्टॉल पर बढ़ने लगे और संध्या के नूडल्स स्टॉल की अच्छी कमाई होने लगी। संध्या, सीता और गीता दोनों बच्चियां मेरे लिए बहुत भाग्यशाली बनकर आई हैं। सचमुच तुम दोनों बच्चियां मेरे लिए बहुत लकी हो। राजेश की तबीयत में सुधार आ जाता है। अब वो नूडल्स के पैकेट की सप्लाई के साथ साथ अपने स्टॉल पर भी नूडल्स बनाने में संध्या और सीता गीता की मदद करने लगा और वो सफलता को छूने लगा। एक दिन सीता गीता के चाचा ने उन्हें नूडल्स स्टॉल पर देख लिया। सीता, गीता, मैंने तुम दोनों को बहुत ढूंढा। मेरी बच्चियों, तुम घर छोड़कर क्यों चली गई? चाचा, हम चाची से मिले और दुख नहीं झेल सकती थी, इसलिए हमने घर छोड़ दिया। और चाचा, अब तो हमें माता पिता के रूप में अंकल आंटी भी मिल गए हैं। अब हम इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अब यही हमारे लिए सब कुछ है। सीता गीता की ये बात सुनकर राजेश और संध्या उन्हें गले लगा लेते हैं। आखिर उन अनाथ बच्चियों को माता पिता के रूप में राजेश और संध्या जो मिल गए थे, और फिर बच्चियों को आशीर्वाद देकर उनका चाचा आंखों में आंसू लिए चुपचाप वहां से